दोस्तों, एक और शनिवार और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ। अंडरवर्ल्ड फिल्मडम, जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, उसके आपस में क्या रिश्ते हैं, इनका क्या लेना देना है, एक दूसरे के कामकाज में इनका क्या दखल है, ये अपने आप में बहुत एक डिटेल्ड विषय है। और बहुत देर से 3-4 महीने से, जब से मैंने ये चैनल शुरू की है, तकरीबन हर रोज़ हर एपिसोड के बाद बहुत से लोगों की ये रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज़ हमें आप बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के बारे में बताइए। ये किस्सा भी थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े वारदातें हुई हैं। बहुत बड़े लेवल पे पैसे का लेन देन होता था। बहुत बड़े लेवल पे बड़े लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे, आज भी हैं। तो ये मैं किस्सा हम शुरू करेंगे कि हॉलीवुड, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड। अमेरिका का हॉलीवुड एक ज़माने में बहुत लिप्त था अमेरिकन माफिया के साथ रिलेशंस के लिए। हॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो उस ज़माने में मल्टी मिलियन डॉलर्स में बनती थी। आज तो और भी ज़्यादा महंगी बनती हैं और उनमें रिस्क बहुत होता था। फिल्म चली तो पैसा मिलेगा, फ्लॉप होगी तो पैसा डूब गया। और कोई ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंस उनको मिलता नहीं था हॉलीवुड को, इसलिए उनको जो पैसा लेना पड़ता था वो अंडरवर्ल्ड से, जो अमेरिकन माफिया था, वो जो विच वॉज कंट्रोल्ड बाई सिसिलियन माफिया, इटालियन माफिया, कोलंबियन माफिया और उस किस्म मैक्सिकन माफिया। तो इसलिए हॉलीवुड फिल्मों के जितनी मेकिंग होती थी, जितने उनके सब्जेक्ट्स होते थे, वो ज़्यादातर माफिया बेस्ड होते थे। जैसे अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म जो गॉडफादर, वो पूरी की पूरी माफिया के कामकाज के ऊपर बनी थी। माफिया कैसे ऑपरेट करता है उसको लेके। और माफिया जो है वो अंडरवर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टेज है। नीचे से बदमाशी से शुरू हो के, उसके बाद स्ट्रीट क्राइम से शुरू हो के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्राइम, फिर अमेरिकन स्टेट तक क्राइम, वहाँ पे टेक्सन माफिया, न्यूयॉर्क माफिया, इस किस्म के माफिया बने। तो उसके बाद वो जब तक माफिया का कंट्रोल स्टेट मशीनरी तक पहुँच जाता है, जैसे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करना, उनको जिताना, सेनेट के मेंबर के लिए या कांग्रेस के मेंबर के लिए कैंडिडेट्स की मदद करनी। क्योंकि माफिया के पास एक मॉब होता है और मॉब जो है वो वोट बैंक भी होता है। तो उसके थ्रू जो अमेरिकन पॉलिटिशियन जो मॉब के थ्रू वोट बैंक कंट्रोल करते थे, वो 2-3 किस्म का होता था। नस्ल के ऊपर, जैसे ब्लैक वोट्स या फिर मैक्सिकन वोट्स, इटालियन बहुत गए हुए थे, इटालियन वोट। तो इस किस्म से अलग-अलग कंट्रोल माफिया करता था, फ़ायदा उसका पॉलिटिशियन करते थे। तो दुनिया में जो सबसे पहला पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस जो पैदा हुआ वो अमेरिका में हुआ और उसकी रिफ्लेक्शन हम अमेरिकन फिल्मों में देखते हैं। मैकनिज गोल्ड हो या गॉडफादर हो या जितने भी 007 जेम्स बॉन्ड्स की फिल्में हैं, कहीं ना कहीं दे ऑल आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जैसे कहते हैं कि उसका असर एक चीज़ का कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी पड़ता है। और जब बॉम्बे जो फिल्म नगरी सबसे बड़ा बना पार्टीशन के बाद, पहले लाहौर सेंटर था फिल्म नगरी, फिल्म प्रोडक्शन का। पार्टीशन के बाद थोड़ी देर कैलकाटा रहा, लेकिन कुछ कारणों करके और कुछ लॉजिस्टिक रीजंस करके वो शिफ्ट हो गया मुंबई में। और मुंबई में जैसे आपको मालूम है कि जब कोई फिल्म बनती है तो उसको ना तो बैंक लोन मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है, ना उसको कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिलता है। कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी फिल्मों को फाइनेंस नहीं करती, बड़े लेवल पे, छोटे मोटे लेवल पे करते थे। और क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब रखना शूटिंग में, प्रोडक्शन में बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत सारी इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि आपको कई बार गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। और जब आपको पैसा ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं मिलेगा तो आपको वो पैसा ब्लैक में इंतज़ाम करना पड़ता है। तो आपकी सपोज करो उस ज़माने में 1 करोड़ की फिल्म थी
तो आप जो फिल्म शुरू करते हो तो आपके पास अपना 20 लाख रुपया है प्रोड्यूसर के पास, तो उसको 80 लाख रुपया मार्केट से लेना पड़ता था। और वो लोग होते थे जिनके पास ब्लैक मनी होती थी। ब्लैक मनी उस ज़माने में 2-3 सेक्टर से आती थी। एक जेम एंड ज्वेलरी सेक्शन, जहाँ जो सोने चांदी हीरे के व्यापारी डायमंड ट्रेडर्स ये लोन मुहैया करते थे। दूसरा जो रियल एस्टेट बिल्डर्स जो है मुंबई की बहुत बड़े लेवल पे रीडेवलपमेंट हो रही थी, पुरानी बिल्डिंगें गिरा के नई बन रही थी, तो उनको जो काफ़ी सारा पैसा उसमें पॉलिटिशियंस का लगा हुआ होता था या बड़े करप्ट अधिकारियों का लगा होता था, आईएएस आईपीएस या नीचे इंस्पेक्टर लेवल तक भी बहुत से लोग उस ज़माने में फाइनेंसर बन गए थे, ब्याज का धंधा करते थे, आज भी करते हैं। मुंबई पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर आज बड़े लेवल पे इंटरेस्ट पे आज पैसा देने का वो काम करते हैं, क्योंकि उनको रिकवरी करनी आती है। तो कारण ये होता था कि जब आप ब्लैक का पैसा कहीं लगा रहे हो तो उसमें कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तो होती नहीं। एक कच्चे कागज़ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि मैंने फलां आदमी से इतने लाख रुपए लिया और फिल्म पूरी होने के बाद इसको मैं हर महीने के हिसाब से इतना इंटरेस्ट दिया करूँगा। और जो इंटरेस्ट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, वो तकरीबन 40-50-60% भी साल का इंटरेस्ट होता था, जबकि बैंकों से आपको 10-12% पे या उस ज़माने में तो 3-4% पे लोन मिलता था लोगों को। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाने का साधन भी था, लेकिन रिस्की भी था। रिस्की इसलिए था कि जो फिल्मों का सक्सेस रेट है वो 3 या 4% होता है। अगर एक साल में 100 फिल्में बनती हैं तो चलती 3 या 4 हैं, बाकी फ्लॉप हो जाती हैं। जब कुछ थोड़ी बहुत ब्रेक इवन कर गई या किसी का नुकसान कम हुआ तो प्रॉफिट मेकिंग जो फिल्में होती थी वो किसी को थोड़ा प्रॉफिट मिला करके 5% से ज़्यादा फिल्मों में लगाया हुआ पैसा वापस नहीं आता था। तो इतनी बड़ी लॉस मेकिंग इंडस्ट्री में आदमी एक सिर्फ जुआ खेलता है कि शायद उन 5 फिल्मों में से मेरी एक फिल्म होगी जो चल जाएगी, और जो चलती थी वो फिर करोड़ों कमा के देती थी। उस ज़माने में सिल्वर जुबली फिल्म का होना बहुत बड़ा गिना जाता था। जो सिल्वर जुबली हिट फिल्म होती थी उसमें करोड़ों का फ़ायदा उस टाइम पे प्रोड्यूसर्स को होता था, और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो आज हैं वो वही ज़िंदा हैं जिन्होंने पुराने ज़माने में सिल्वर जुबली फिल्में दी। कुछ स्टार ऐसे थे जिनको जुबली हीरो कहा जाता था, राजेंद्र कुमार जैसे, राजेश खन्ना जैसे, जिनकी फिल्में हिट होती, लोग पैसा कमाते थे, फ्लॉप कम होती थी। खैर, तो जब 2 नंबर का पैसा आप इंडस्ट्री में लगाते हो तो आपके पास गारंटी क्या है कि आपको पैसा वापस मिलेगा। पुलिस के पास आप जा नहीं सकते, कोर्ट कचहरी आप जा नहीं सकते क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको अंडरवर्ल्ड के पास जाना पड़ता था। तो उसको भी सेटलमेंट ही कहते थे। सेटलमेंट का बिज़नेस बड़ा पुराना है। तो लोग हाजी मस्तान के पास जाते थे कि साहब मैंने इतना पैसा फलां प्रोड्यूसर के पास लगाया था, वह मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो प्रोड्यूसर बोल देता था मेरे फिल्म का नुकसान हो गया, फिल्म चली नहीं, मैं कहाँ से दूँ। तो इस किस्म के डिस्प्यूट्स में फिर अंडरवर्ल्ड बीच में आता था। तो बेचारे प्रोड्यूसर को अपना घर बेच के, अपनी गाड़ियाँ बेच के, जहाँ का रहने वाला था पंजाब का या कहीं और का, वहाँ पे अपनी ज़मीन जायदाद बेच के वो पैसा चुकाना पड़ता था। तो यहाँ से अंडरवर्ल्ड का रोल फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ। उसके बाद ग्लैमर का जो एलिमेंट आया फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो थे वो उस ज़माने में बाहर अभी आउट ऑफ इंडिया में कहीं प्रोग्राम है बड़ा, फिल्म इंडस्ट्री की नाइट्स जो मनाई जाती थी इंग्लैंड में, दुबई में, न्यूयॉर्क में, तो उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग जाते थे और उनको ऑर्गेनाइज करने वाले 2 या 3 लोग थे, जिनमें मुरानी ब्रदर्स, दूसरे तीसरे ऐसे करके। तो ये लोग यहाँ से आर्टिस्ट इकट्ठे करके फ़ॉरेन लेके जाते थे, वहाँ उन कंट्रीज़ के डिफरेंट शहरों में फिल्म नाइट्स करते थे और वहाँ बहुत महंगी टिकटें बिकती थी। उसमें डिनर मीटिंग्स भी होती थी, उसके पैसे आते थे। तो एक बहुत बड़ा, जिसको इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ का नाम बाद में मिल गया, ये शुरू हुई। और उसमें एक इवेंट मैनेजर ने अगर बड़े स्टार्स को लेके जाना है तो वो स्टार बड़े ज़्यादा पैसे मांगता था, और उसको उतने पैसे दिए जाएं तो
इवेंट मैनेजर को उसकी आमदन कम हो जाएगी। तो उसमें अंडरवर्ल्ड का रोल आ गया। दुबई से फ़ोन करवा दो तो एक्टर जो पहले जाने का 1 करोड़ मांगता था वो 50 लाख पे आ जाता था। जो हीरोइन जाने से मना करती थी वो फ्री में जाने को तैयार हो जाती थी। तो इस किस्म से जो फिल्म इंडस्ट्री का शोषण अंडरवर्ल्ड की तरफ से हुआ, जिसमें बिचौलिए थे इवेंट मैनेजर जैसे लोग या दूसरे इसी किस्म के, तो वहाँ से अंडरवर्ल्ड का जो रोल था वो फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता गया। अब जो हीरोइन या हीरो अंडरवर्ल्ड के कहने पे बाहर गया, उनको पैसे कमा के दिए, जब उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वो अंडरवर्ल्ड को फ़ोन करता था कि देखिए साहब, ये फलां प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके दोस्त हैं और मुझे रोल नहीं दे रहे ये। तो अंडरवर्ल्ड का फ़ोन आ जाता था प्रोड्यूसर को कि भाई इसको रोल दे दो, ये हीरो नहीं होगा तो आपकी फ़िल्म नहीं बनने देंगे। तो ये इस तरह से अंडरवर्ल्ड का दखल और उसकी दखल अंदाजी बढ़ती गई, लेकिन अपने चरम तक वो पहुंची जब पायरेसी का समय आया। एक ज़माना आया जब फिल्म रिलीज़ जब होती है तो पहले 2 दिन की कमाई ही फिल्म की सबसे बड़ी कमाई होती है, आज भी ऐसे ही है। तो तभी फिल्में जो थी वो रील पे बनती थी। कोई फिल्म 13 रील की, कोई 14 रील की, 15 रील, 16 रील, इसके ज़्यादा फिल्म नहीं बनती थी। लंबी हो जाए तो उसमें 2 इंटरवल भी करने पड़ते थे। तो जो रील्स थी वो स्पूल जो उसके चलते थे थिएटर में, तो जिस थिएटर में फिल्म रिलीज़ होती थी उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन रूम होता था थिएटर्स का, वहाँ से वो प्रिंट को साथ के साथ दूसरे सिस्टम पे रिकॉर्ड करते रहते थे। और जैसे ही पहला शो ख़त्म हुआ तो उसकी वीडियो कैसेट्स बना के VHS कैसेट्स बनती थी, वो चला के मार्केट में फेंक देते थे। और आपको याद होगा उस ज़माने में जैसे आज हर गली के मोड़ पे 4 दुकानें जो हैं वो मोबाइल की हैं, मोबाइल फ़ोन की, इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। उस ज़माने में हर मोहल्ले में 3-4 दुकानें वीडियो पार्लर हुआ करती थी। वहाँ पे लोग फिल्में देखते थे VHS पे, टीवी पे लगा के। तो बहुत बड़ा कमाई का साधन था। लेकिन जब वो फिल्म पायरेट हो के ये तो चलने के बाद जो कॉपी बनती थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले भी कई फिल्में रिलीज़ होने के पहले ही लीक हो जाती थी। जैसे आजकल एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते हैं, तो पहले उस ज़माने में फ़िल्म लीक होती थी। फिल्म लीक कैसे होती थी कि जब फाइनल प्रिंट फिल्म का लैब में बनता था। जैसे मुंबई में उस समय 11-12 लैब थी, बॉम्बे लैब, रैमनॉड लैब, इस किस्म की लैब में जहाँ फिल्म का वो प्रिंट तैयार होता था जो सेंसर के लिए भेजा जाता था। तो सेंसर में भेजने वाला स्क्रिप्ट एक हिसाब से वो फाइनल रील हुआ करती थी फिल्म की। तो सेंसर में 3-4, 5-6, 10 दिन भी लग जाते थे कई बार। उसमें से सेंसर से पास होने के बाद जो सेंसर सीन कट करता था उसमें कुछ वायलेंस के सीन हुआ करते थे या कुछ सेक्स रिलेटेड सीन्स जिन पे हम बोलते थे कि सेंसर की कैंची चल गई। तो वो खाली कटिंग करके फिल्म रिलीज़ आप कर सकते थे, ओवरऑल फिल्म वैसे के वैसे रहती थी। तो जब लेबॉर्ट्री में वो फिल्म का फाइनल कॉपी जब बनती थी, फाइनल प्रिंट बनता था, तो वहीं पे अंडरवर्ल्ड के गुर्गे जो थे वो वहाँ के मुलाजमों को डरा धमका के वहीं से एक प्रिंट सेपरेट बना के मास्टर टेप पे कॉपी करके ले जाया करते थे। और जब तक फिल्म अभी सेंसर हो के सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर वो जो हज़ारों प्रिंट जो रीलों के बनते थे, गोल्ड डब्बे जिनमें फिल्म के रील स्पूल हुआ करते थे, वो पूरे हिंदुस्तान में बाई रोड पहुंचाए जाते थे, जब बाई एयर पहुंचाए जाते थे, जहाँ ट्रेन में भेजे जाते थे। तो कई दिन पहले वो फिल्म रिलीज़ के प्रिंट ट्रैवल करते थे बॉम्बे से पूरे हिंदुस्तान में। और जो बाहर की मार्केट थी, ओवरसीज मार्केट, उसके लिए बाई एयर प्रिंट जाने और वहाँ से वो फिर रिलीज़ होने, क्योंकि प्रिंट को कॉपी करने का सिस्टम हर जगह पे नहीं होता था, वो खाली लैब में ही होता था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। अब एक मार्केट की रिपोर्ट्स के मुताबिक सबको मालूम पड़ जाता था कि B.R. चोपड़ा की आने वाली सो एंड सो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म और हिट हो जाएगी, और फिल्म को फ्राइडे को रिलीज़ होना है, शुक्रवार को फिल्में रिलीज़ होती थी।
और वीरवार को ये लोग उसका प्रिंट रिलीज कर देते थे दुनिया भर में। इनका अपना ऐसा नेटवर्क बना हुआ था कि थर्सडे को जो फ्राइडे को फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज़ होनी है, मैंने उन फिल्मों की वो फिल्में थर्सडे को इंग्लैंड में बैठ के देखी हुई हैं। इतना बड़ा नेटवर्क जो था वो अंडरवर्ल्ड के साथ मिलके ये लोग चलाया करते थे। वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड ने करोड़ों रुपए कमाए और उसमें बहुत से प्रोड्यूसर का दिवाला निकल गया। उसके बाद सरकार को एंटी पायरेसी कानून बनाने पड़े और उस कानून के बाद जो एक्शन होने लगा उसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया गया। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ने तब तक जूलियो रोबेरो, वो पंजाब की, गुजरात की, महाराष्ट्र की नौकरी करके रिटायर हो चुके थे, तो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री और उनकी एसोसिएशन इम्पा, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उन्होंने एक एंटी पायरेसी सेल बनाया। उस सेल के इंचार्ज जूलियो रोबेरो को बनाया गया। तो जूलियो रोबेरो को क्यों, पुलिस के, बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर रहे थे, नाम था, ईमानदार ऑफिसर थे, तो वो डिफरेंट जगह पे जाके पुलिस को साथ में लेके रेड मारा करते थे और जो पायरेटेड प्रिंट्स हुआ करते थे वो सीज किया करते थे। जो ऑर्गेनाइज रैकेट था उसको रोबेरो ने बस्ट किया। ये पायरेसी ख़त्म करने में रोबेरो का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो उसके साथ ही जो फिल्मों के साथ साथ जो दूसरी बड़ी पायरेसी शुरू हुई वो फिल्मी गानों की थी, जिसमें गुलशन कुमार का नाम सबसे बड़ा। वो उसने पैसे कमाए म्यूज़िक पायरेसी से। इसी तरह साउथ इंडियन फिल्मों की पायरेसी शुरू हुई। बिना बताए लोगों ने साउथ इंडियन फिल्म उठानी और उसको हिंदी में डब करके उसको बिना बताए वो फिल्म अरब कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में और यूरोप में चलानी शुरू कर दी, क्योंकि दुबई और शारजा, बहरीन, इन कंट्रीज़ में साउथ के बहुत लोग गए हुए थे, केरलाइट्स और तमिलियन और हैदराबाद, कर्नाटका के। तो इनको हिंदी समझ नहीं आती थी ज़्यादा, तो उन लोगों को उनकी फिल्में वहाँ पायरेट करके थोड़े बहुत फिल्में पूरी वो होती थी उनकी भाषा में और उसमें या तो सबटाइटल दे देते थे या थोड़ा हिंदी में डब करी ताकि हिंदी के लोग भी देख सकें। वो इस तरह से अंडरवर्ल्ड ने फिल्म के लोगों से मिलजुल के, मिली भगत से एक बहुत बड़ा पायरेसी का बिजनेस चलाया। और उसमें जब कोई प्रोड्यूसर मार खाता था तो अभी फिल्म रिलीज़ कर रहा है तो पहले ही अंडरवर्ल्ड से बात कर लेता था कि भाई साहब आपको जो चाहिए ले लो, हमारी फिल्म पायरेट होने से बचा लीजिए, नहीं तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई तो मैं मर जाऊंगा। और उसके साथ खाली प्रोड्यूसर का ज़िंदगी का सवाल नहीं होता था। अगर वो फिल्म में कोई नई हीरोइन ली गई है, जब श्रीदेवी की नई नई फिल्में आनी शुरू हुई या दिव्या भारती की फिल्में नई नई आनी शुरू हुई, ममता कुलकर्णी की आने शुरू हुई, तो ये हीरोइनें भी अंडरवर्ल्ड को अप्रोच करती थी कि देखिए मेरी ये पहली दूसरी फिल्म है, अगर ये पायरेट होगी तो फ्लॉप हो जाएगी, मेरा पूरा करियर तबाह हो जाएगा। अगर एक हीरो हीरोइन की 2 फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो तीसरी फिल्म में उसको कोई नहीं लेता। तो यही बात अमिताभ बच्चन से हुई। अमिताभ बच्चन की 9 फिल्में एक लाइन में फ्लॉप हो गई आने के बाद। पहली फिल्म जो के अब्बास के साथ की, 7 हिंदुस्तानी, उसके बाद 9 फिल्में फ्लॉप होने के बाद अमिताभ बच्चन को भी अंडरवर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा अपने आप को नए रोल लेने के लिए। पूरी इंडस्ट्री जानती है कैसे वर्दा मुडलियार ने प्रोड्यूसर को फ़ोन किए। वर्दा भाई जो उस समय सबसे बड़ा दादा था उस इलाके का, और उसके फ़ोन के बाद जो अमिताभ बच्चन को फिल्में मिलने शुरू हुई, धड़ाधड़ धड़धड़, और बाद में वो हिट भी हो गया। और इसी तरह हाजी मस्तान ने सोना अपनी महबूबा को हीरोइन बना दिया। और उसके साथ जो जितने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग थे, जिनमें मुकेश दुग्गल, अमृतसर का स्मगलर था, पुराना गोल्ड स्मगलर, वो बॉम्बे जाके फिल्म प्रोड्यूसर बन गया। सुधाकर बोकाड़े बॉम्बे एयरपोर्ट पे सोने की स्मगलिंग किया करता था, वहाँ से 4 पैसे कमा के वो प्रोड्यूसर बन गया। उसके बाद जेवियर मार्कस, वो एयरपोर्ट पे स्मगलिंग करता था, उसने 12 फिल्में बना दी। तो कहीं ना कहीं जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग थे वो फिल्म इंडस्ट्री में आके अपनी पैंट बना के बैठ गए। अब जब इस किस्म के लोग जो
दाऊद से या दूसरे गैंग्स के नज़दीक थे, वो जब फिल्म बनाते हैं तो किससे हीरो को बोलेंगे आपको मेरी फिल्म में रोल करना है, तो हीरो इनकार नहीं कर सकेगा, करेगा तो दुबई से फ़ोन आ जाएगा, हीरोइन इनकार नहीं करेगी तो फ़ोन आ जाएगा। तो इस तरह से इनकी म्यूचुअल मजबूरियाँ और म्यूचुअल बेनिफिट, उसकी वजह से अंडरवर्ल्ड का और बॉलीवुड का ये तालमेल बना। ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आने वाले एपिसोड्स में आपको इसके बारे में और बताएंगे। ये किस्सा आपको कैसे लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए, उसके हिसाब से हम आने वाले एपिसोड तैयार करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।